हिमालय स्नेट्स आ चुकी है आप लोगों के लिए शादी पनिशमेंट का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। नायरा की तो पूरी दुनिया ही एकदम से पलट गई थी ये बात सुन करके। अचानक ही उसके चेहरे पर तुरंत ही मायूसी छा जाती है। वहीं अंश तो इन सारे बकवास को सुनने के लिए और ज़्यादा तैयार ही नहीं थे, जिसकी वजह से वो तुरंत ही बाहर निकल कर पूल साइड एरिया की तरफ चले जाते हैं और उनके साथ ही साथ अर्जुन भी उनके पीछे पीछे आ गए थे। वहीं बाहर खड़े अंश जो पानी की लहरों को देखते हुए काफ़ी गुस्से में कहते हैं, मैं इस फैमिली के साथ और ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर सकता। दिवाली ख़त्म हो रहा है, कल तक मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। जब भी आता हूँ एक हफ्ते से ज़्यादा मैं यहाँ पर रह नहीं पाता। इस बात पर अर्जुन जो पीछे से अंश को समझाते हुए कहते हैं, अभी तो तूने कहा कि उस लड़की से तुझे कोई लेना देना नहीं है, फिर उसकी शादी हो ना हो तुझे क्या फ़र्क पड़ता है। इस बात पर अंश जो पीछे मुड़ते हुए अर्जुन से कहते हैं, एक बात बता, तुझे क्या सुनने की आदत नहीं है या फिर तू वही चीज़ सुनना चाहता है जो तुझे पसंद हो। मैंने कहा ना, अभी कोई भी लड़की होगी अगर उसकी ज़िंदगी सम्राट के हाथ में चली गई तो वो बर्बाद हो जाएगी। कुछ कुछ साल भी नहीं हुए अभी उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ है। मैं उस वक्त यहाँ पर नहीं था और ये मेरी मेरी बदकिस्मती थी, और सच कहूँ तो सम्राट की खुशकिस्मत। इस बार उसके साथ अगर कुछ हुआ और मैं कुछ नहीं कर पाया तो फिर मैं क्या करूँगा। खुद को इतना बेबस महसूस नहीं कराना चाहता मैं। और वो लड़की तो एक नंबर की बैल बुद्धि है, मना नहीं कर सकती थी। वहीं अर्जुन जो अंश को ज़्यादा देखकर उन्हें रोकते हुए कहते हैं, अब कहाँ अंदर जा रहा है, जब तुझे बर्दाश्त नहीं हो रही वहाँ की बातें तो। अंश जो कहते हैं, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। वहीं अर्जुन को वो अपनी तरफ दिखाते हुए कहते हैं, और हसन तू भी यहाँ पर मत रह, पक जाएगा, चल तुझे अपने ऑफिस का टूर कराता हूँ। अर्जुन जो अंश के साथ ही आते हुए उनकी तरफ ध्यान से देखते हुए धीरे से कहते हैं, खुद के बारे में या तो समझ नहीं पा रहा है या फिर तो समझना ही नहीं चाह रहा है अंश। हो सकता हो तेरा कोई गिल्ट हो जो तुझे बार बार ये एहसास दिला रहा हो कि तू अपनी उस नायरा को चीट नहीं कर सकता, लेकिन तुझे बात समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि वो मर चुकी है। तेरा किसी और के साथ अट्रैक्शन होना मामूली सी बात है, लेकिन नहीं, तो ये बात मानेगा कैसे, सिद्धि कहीं का। वही अंशो अभी अपने कमरे की तरफ ही जा रहे थे कि तभी उनकी नज़र पड़ती है एक लड़की पर जो कि अभी दीवार से टिक करके, या यूं कह ले कि छुप करके बस अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रही थी और धीरे धीरे अपने आप से कुछ बातें कर रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि नायरा थी, जो अपने सिर को दीवार से टिकाए आसपास किसी को ना देखते अपनी आंखें धीरे से बंद करते हुए अपनी माँ से बात कर रही थी। जब भी वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती वो हमेशा अपनी माँ को ही याद किया करती थी, और वो रोते हुए हल्का हल्का सुबकते हुए कहती है, क्या ज़रूरत थी मुझे ज़िंदा रखने की, जब ज़िंदगी ऐसी थी। तो आपको तो सब कुछ पता होगा ना मम्मा, ऊपर से आप सब कुछ देख रही हैं। आपको पता है गरीब होना कितना मुश्किल होता है, और एक गरीब लड़की होना। तो मैं अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, लेकिन मैं खिलौना बन गई हूँ सबके लिए। जो मन चाहे मुझे इस्तेमाल कर सकता है, वो भी जिस तरह से, भले ही मेरी मर्जी हो या ना हो। तब इसके कानों में एक कड़क आवाज़ सुनाई देती है, अगर मर्जी नहीं होती है तो मुंह से बोलना होता है। सिर्फ खिलौनों की तरह अपने सर को हाँ ना हिलाने से लोग तुम्हें खिलौना ही समझेंगे। यह आवाज़ जैसे ही उसके कानों में पड़ी थी वो पूरी तरह से कांप जाती है, और फिर तुरंत ही अपने होश में आकर के अपनी आंखें खोलते हुए अपना सिर नीचे झुकाते हुए कुछ कह नहीं पाती, बस शांत रह जाती है। तभी पीछे से अर्जुन जो अंश को रोकते हुए कहते हैं, वो पहले से ही डिस्टर्ब होगी, उसे और ज़्यादा डराने की ज़रूरत नहीं है। वही अंश कहते हैं, मैं इसे डरा रहा हूँ, ये पैदाइशी डरी हुई लड़की है, इसको कुछ भी बोलो ना ये बस हाँ ना में जवाब देती है। इवन अगर इसे कोई गाली भी देकर चला जाए ना, इसे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात पर अर्जुन जो अंश से कहते हैं, तू अपना फ्रस्ट्रेशन उस पर क्यों उतार है अंश, कम ऑन जस्ट लीव इट। लेकिन अंश कहते हैं, अरे कैसे यार, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ऐसी लड़कियाँ। माँ को देख रहे है ना तू, तुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता है माँ कितना कुछ झेल रही हैं सिर्फ अपने नेचर और अपने बिहेवियर की वजह से, और बाद में जाकर के ये भी। हाँ, और इस बात पर तो मुझे गलती सही से लेकर अपने डैड को अच्छा कहने का मन कर रहा है, क्योंकि वो एक पल के लिए मेरी माँ को हर्ट कर सकते हैं लेकिन जिंदा तो नहीं मार सकते। कम से कम सम्राट तुम्हारे साथ क्या करेगा तुम्हें कोई अंदाज़ा भी नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारी जैसे एक और नौकरानी थी जिसके साथ क्या हुआ, इसके बारे में अगर तुम किसी से सुन ली ना तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। लेकिन उसके खिलाफ यहाँ पर कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि वो अपने दादा का चहीता है, और मल्होत्रा खानदान से पॉलिटिक्स पुलिस वाले सब डरते हैं। तुम्हारे पास कोई ना तो फेम है और ना ही तुम्हारे सपोर्ट में कोई इंसान है तुम्हारे लिए लड़ सके। उसकी फैमिली को तो पैसा दे करके रोक दिया, तुम्हारे पास तो कोई फैमिली भी नहीं है।
सिर्फ एक मासी के सहारे जी रही हो। मुझे नहीं लगता कि उनको भी तुमसे ज़्यादा कोई लेना देना होगा, तभी तो तुम्हें काम करने के लिए मुंबई भेज दिया पुणे से। देखो लड़की, अपने हक के लिए अगर लड़ोगी नहीं ना तो सिर्फ खिलौना बनकर ही रह जाओगी। बाकी तुम्हारी मर्जी। अब नायरा को भी और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता और वो भी थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहती है, मैं ना करती तो उससे कोई फ़ायदा हो जाता। मैं तो बस यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं निकल पा रही। आप मुझे डरी हुई कह रहे हैं तो ठीक है, फिर आप ही जाकर के बोल देते ना कि इस लड़की की शादी क्यों कर रहे हैं सम्राट से। अगर आपको लगता है कि वो शख्स इतना ही बुरा है तो फिर आपने कभी आवाज़ क्यों नहीं उठाई अपने भाई के खिलाफ। वहीं अर्जुन जो उस लड़की की बात को सुनकर एकदम से दंग रह गया था और वो हल्का सा पीछे होकर के रेलिंग पर जाकर टिकते हुए कहता है, ये डरी हुई लड़की है। सही है, अब जवाब दो अंश। वही अंश इस बात पर कुछ नहीं कहता है और उस लड़की को वार्निंग देते हुए कहते हैं, सुनो तुम, या तो आज रात तक यहाँ से निकल जाओ या फिर अपनी ज़िंदगी की बर्बादी को खुद एंजॉय करो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं तुम्हारे लिए क्यों कुछ बोलूँगा। लगती क्या हो तुम मेरी, ना मुझे सम्राट से कोई लेना देना और ना ही तुमसे। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा होने वाला वो पति। और वो अपने कमरे में जाकर के अपने कोट को लेते हैं और उसके साथ ही अपने फ़ोन को लेकर के बाहर की तरफ निकल आते हैं, जहाँ अभी भी नायरा चुपचाप बस अपने सिर को नीचे झुकाए खड़ी थी। और यहाँ जो जाते जाते एक बार और नायरा की तरफ देखते हैं और अपने कोट को पीछे अपने कंधे पर लगा करके उसकी तरफ हल्का सा झुकते हुए कहते हैं, जयचंद्र मल्होत्रा के सामने अगर किसी की जुबान खुलती है तो वो सिर्फ अंश मल्होत्रा है, और जब बात मेरे हक की आएगी ना, मैं यहाँ किसी की जान भी ले सकता हूँ। तो मेरी हिम्मत की तो बात मत करना तुम। फिर वो अर्जुन के साथ गाड़ी में बैठ कर के ऑफिस के लिए रवाना हो गए थे। अर्जुन जो लगातार अंश को काम करने की कोशिश कर रहे थे, इस वक्त गाड़ी वही ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर स्टीयरिंग अंश के हाथ में आई तो न जाने किसका किसका एक्सीडेंट होगा। अगर अंश को गुस्सा आता था तो सिर्फ अर्जुन ही थे जो उनको संभाल सकते थे। बाकी उनके किसी भी फ्रेंड की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंश के सामने अपना मुंह भी खोल सके। ऑफिस के अंदर जैसे ही अर्जुन एंटर हुए थे, वो आसपास की चीज़ों को देखकर एकदम से हैरान रह गए थे। हाँ, आसपास दिवाली की डेकोरेशन तो काफ़ी बेहतरीन हुई थी, लेकिन उसके साथ ही वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो भी काम कर रहे थे। ये देख करके अर्जुन जो अपने सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, बाप रे, तभी मैं सोचूं तो इतना पैसे छापता कैसे है यार। तो खून चूस रहे हैं लोगों के, छुट्टी नहीं थी दिवाली के दिन। भाई अंश जो अपने कैबिन की तरफ आते हुए कहते हैं, छुट्टी दे रखी है। वहीं अर्जुन जो कहते हैं, तो ये सब क्या मुझे भूत नज़र आ रहा है। वहीं इस बात पर अंश लिफ्ट में आते हुए कहते हैं, कमॉन, दिवाली हिंदूज़ का फेस्टिवल है, अब क्या सब लोग बैठ कर के घर पे खराटा मारेंगे। और इस हिसाब से अगर मैं छुट्टी देता रहा तो हो चुकी मेरे कंपनी का काम। वहीं अर्जुन जो इस बात पर हंसते हुए कहते हैं, अरे यार, 4-5 दिन तो ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं जब पूरा रिलीजन इसको एंजॉय कर सकता है, इसमें तो हिंदू मुस्लिम बांट क्यों रहे। इसी बहाने सब लोग एंजॉय करते हैं और क्या लगता है मुस्लिम दिवाली नहीं मनाते। वहीं अर्जुन कहते हैं, मुझे ना ज़्यादा ज्ञान मत दे, और वैसे भी मैंने किसी का हाथ पकड़ करके नहीं लाया, जिसको आना था वो आए, और घर पे करेंगी भी क्या। दिवाली तो मेरे लिए भी है, मैं भी तो हिंदू, लेकिन मैं तो आई हूँ ना काम करने। जो शख्स अपने काम पर फोकस करता है उसके लिए दिवाली होली मैटर नहीं करती, और इतना डिटरमाइंड होना पड़ता अपने काम को लेकर। ऐसे ही नहीं अंश मल्होत्रा है। अर्जुन जो अपनी भवें चढ़ाकर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, अब मुंबई में खड़ा हूँ तो अंश मल्होत्रा की तो तारीफ सुननी पड़ेगी। तू मदीना या रियाद आकर के देख, हर जगह तुझे अर्जुन कपूर ही सुनाई देगा। लेकिन फिर भी मैं इंसानों की तरह काम करता हूँ, राक्षसों की तरह खून नहीं चूसता। अंश को अगर कोई वाकई में ही टक्कर देने वाला शख्स था, या तो बातों में या तो फिर बिजनेस में, तो वो सिर्फ अर्जुन ही थे। हाँ, मगर वो कभी एक दूसरे के राइवल्स नहीं बन सकते थे। ऑब्वियसली उन लोगों का बिजनेस ही इतना ज़्यादा अलग था। जहाँ अर्जुन अपनी फैशन इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे थे, वहीं अंश कंस्ट्रक्शन के ऊपर अपना बेस्ट काम दिया करते थे। और अर्जुन की बातें सुनकर के अंश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पीसफुल थी। अर्जुन की सक्सेस के बारे में अंश को जब भी सुनाई देता तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ करते थे। दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। हाँ, कभी एक दूसरे को जाहिर नहीं करते थे कि वो दोनों एक दूसरे को कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और कितना ज़्यादा मानते हैं, मगर उसके बावजूद भी दोनों को एक दूसरे की हमेशा से फिक्र रहती थी। अंश अभी आकर के अपने लैपटॉप को खोले ही थे कि तभी
अर्जुन उनके ठीक बगल में आकर के टेबल पर ही बैठते हुए कहते हैं, वैसे एक बात बताऊँ, तू ना एक नंबर का नमूना है। मतलब तेरे जैसा शख्स मिलना ना, 8वां जुमा कहना गलत नहीं होगा तुझे। इतना ज़्यादा वर्कaholic कौन होता है यार। दिवाली के दिन लोग घर पर होते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पूजा करते हैं। इस बात पर अंश अपनी आंखें छोटी करके अर्जुन को ऐसे देख रहे थे जैसे अर्जुन ने कुछ अजीब बात कर दी हो। वही अर्जुन जब तक कंधा उचकाते हुए कहते हैं, क्या बात है, मैंने कुछ गलत कह दिया? ओह, आई थिंक तुमने पूजा जैसा शब्द सुना नहीं होगा। पूजा उसे कहते हैं जिसमें लोग श्रद्धा से भगवान की प्रेयर करते हैं। आई होप यू गेट नाउ। मैं इस बात पर अंश हंसते हुए कहते हैं, मुझे मुझसे क्या समझा? और ये पूजा जैसे ढोंग में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या मतलब है मिट्टी का स्कल्पचर बना करके उसके सामने आरती घुमाना है? पूजा तो वो होता है जिसमें आपको मज़ा आए, जो आपको पैसे दे, आपको खाने के लिए दे। मेरे लिए मेरा काम ही मेरी पूजा है। आई प्रे माई वर्क। भाई अर्जुन इस बात पर कहते हैं, तो मतलब तेरे हिसाब से प्रेयर जैसे कोई चीज़ का लॉजिक ही नहीं बनता, राइट? आज इस बात पर अपने सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, एग्जैक्टली। प्रेयर जैसी फालतू चीज़ों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। भगवान आकर के तुम्हारे लिए कोई मदद नहीं करने वाले। जब सारा काम खुद ही करना है तो प्रेयर जैसा ढोंग करने का क्या मतलब है? मैं इस बात पर अर्जुन से कहते हैं, कुछ साल पहले तो ये भी बोलता था कि प्यार में कोई लॉजिक नहीं है। स्पेशली तब बोला था जब मैं अनु के बारे में आकर के तुझे बताया था कि मुझे अनन्या पसंद आई है। तू क्या बोल रहा था? ये सब कुछ सिर्फ अट्रैक्शन होता है, इट्स ऑल अबाउट बायोलॉजिकल प्रोसेस। हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं, उसके बाद से हमें कुछ फील होना शुरू हो जाता है और फिर कुछ दिनों में वो सब ख़त्म हो जाता है, राइट? तेरे हिसाब से तो प्यार में भी कोई लॉजिक नहीं है। भाई अंश इस बात पर चुप रह गए थे क्योंकि अर्जुन की आगे की बात क्या होने वाली थी इस बारे में अंश को पहले ही अंदाज़ा लग चुका था। अंश बस अर्जुन की बातों का वेट कर रहे थे कि कब वो अपने स्टेटमेंट ख़त्म करेंगे। वहीं अर्जुन जो आगे कहते हैं, तो फिर तुझे नायरा से प्यार कैसे हो गया? कोई है लॉजिक इस बात का? क्या मुझे एक्सप्लेन करेंगे आप मिस्टर अंश मल्होत्रा? इस बात पर अंश जो अपना चेहरा हल्का सा झुकाते हैं और फिर अपने ठीक सामने की तरफ ध्यान से देखते हुए कहते हैं, अर्जुन तुझे पता है नायरा मेरी लाइफ में कब आई थी? जब मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि, और तुझे अच्छे से पता है मेरी बहन के साथ क्या हुआ था। वो वक्त अभी भी जब मुझे याद आता है ना तो मेरा दिमाग घूम जाता है। आज भी मैं उस ट्रॉमा को याद करके डर जाता हूँ। वो लड़की थी जिसने मुझे उससे मूव ऑन कराया और मैं अपने काम पर सिर्फ उसकी वजह से ही फोकस कर पाया था। मॉम के साथ जो भी कुछ उस वक्त हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस किस चीज़ों को हैंडल करूं। और फिर वो लड़की आई मेरी लाइफ में व्हेन आई वॉज एट माई वीकेस्ट पॉइंट ऑफ द लाइफ। उसने मुझे संभाला था। ऑब्वियसली प्यार तो होना ही था, और प्यार भी किसी ना किसी लॉजिक पर ही होता है। कोई कमी होती है ना और उसे आकर के कोई शख्स पूरा कर देता है, वही प्यार होता है एक्चुअली। लाइक अगर हम लॉस में हैं और कोई आकर के हमें सपोर्ट करके प्रॉफिट करवा दे तो इट्स ऑल्सो जस्ट लाइक डिपेंड्स ऑन लॉजिक। इस बात पर अर्जुन जो फ्रस्ट्रेट होकर के अपना सरनाम मिलाते हुए कहते हैं, हे भगवान क्या होगा तेरा? वैसे तुझे एक बात बताऊँ अंश, हाँ तू मानने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन वो लड़की ना तुझे हैंडल नहीं की है। वो बस तेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट करके एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम में डाल दी थी। तुझे ना जाने क्यों नायरा समझ में नहीं आती। वो कुछ अजीब थी, ओके? जब तू कहता था तब उसे पहले वो तेरी लाइफ में आई, तुझे संभाली, तुझे सपोर्ट किया, और फिर गायब हो गई। फिर कुछ महीनों बाद वो तेरे सामने आकर के प्रकट हो जाती है तो इमोशनल हो जाता है और फिर उसके हिसाब से हर काम करना शुरू कर देता है। उस लड़की ने ना ऑलमोस्ट तुझे अपना दीवाना बना लिया था, ऑब्सेस्ड कर लिया था उसने तुझे, या यूँ कह ले कोई जादू टोना कर दिया था तेरे ऊपर। इस बात पर अंश हंसते हुए कहते हैं, ओह रियली? तो तुझे भी ऐसा ही लगता है? अविरल से बात हुई तेरी, या फिर मानव या नितिन से? क्योंकि वो तीनों भी यही कहते हैं, शी वॉज सो ब्रिलियंट, ओके? और मैं वाकई उसकी वजह से बहुत कुछ हासिल किया हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं कभी भी उसको किसी के साथ रिप्लेस नहीं करने वाला। इस बात पर अर्जुन जो आकर के अंश के सामने झुकते हुए कहते हैं, पता नहीं क्यों पर मेरा दिल कहता है, इट्स माई गट फीलिंग कि उस लड़की ने सिर्फ तेरा इस्तेमाल किया है अंश। और ये जो तू गिल्ट लेकर के घूम रहा है ना कि तुझे उस नायरा के अंदर
जो कि अभी तेरे घर में रह रही है, तेरी पुरानी वाली नायरा नज़र आ रही है और तुझे लग रहा है कि ये गलत है। तेरी दुनिया ना उस नायरा के आस पास घूम रही है बस। तो पूरी तरह से ट्रैप्ड हो चुका है। वो मर चुकी है, सबको पता है कि वो मर चुकी है, लेकिन तुझे नहीं लगता ये बात। क्यों? क्योंकि तू उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। तेरे लिए वो ट्रॉमा नहीं था जो तेरी बहन के साथ हुआ। आई एम टोटली सॉरी फॉर दिस कि मैं तुझसे इस तरह से बात कर रहा हूँ। और मैं कहता हूँ तो जाकर के थेरेपी ले, अपने आप को चेंज कर। और अगर वाकई तुझे लगता है कि उस लड़की ने तुझे संभाला था, तो फिर तुझे उस वक्त डॉक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ रही थी? झूठ मत बोलना मुझसे। अंशु कुछ बोलना तो चाह रहे थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें पूरी तरह से एकदम साइलेंट कर दिया था। और इस बात पर अंश अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, मेडिकेशंस अपनी जगह पर काम करती हैं और इंसान अपनी जगह पर। उसके जाने के बाद मैं ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया, लेकिन फिर भी मैं खुद को हैंडल कर रहा हूँ जैसे तैसे। इस बात पर अर्जुन जो कहते हैं, तुझे पता है इस वक्त तेरी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है, इसलिए तू भूल चुका है उस लड़की को। और देख, तू बिना थेरेपी के भी आराम से जी पा रहा है। अंशु कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने मॉम के साथ हूँ, इस वजह से खुश हूँ। मुझे अपने मॉम के साथ काफ़ी अच्छी नींद आती है और यह हमेशा से था। यू नो दैट आई लव माई मॉम। अर्जुन फिर से ठीक तरीके से खड़े होकर के ठीक अंश के सामने आकर के चेयर पर बैठते हुए कहते हैं, मेरी बात तो समझ ना समझ बच्चे, तुझे अट्रैक्शन हो रही है फिर से। और ये वाली अट्रैक्शन तेरी डेस्परेशन नहीं है। तुझे पता है उस वक्त जब तू अपने वीकेस्ट पॉइंट पर था तो ढूंढ रहा था किसी को कि कोई तेरी लाइफ में आ जाए, और उस वक्त तेरा फ़ायदा उठाया गया और इस वक्त तू भाग रहा है उस रिलेशन से। लेकिन हाँ, जो डेस्टिनी में होता है ना, वो होकर रहता है। अंशु फ्रस्ट्रेट होकर के अपने सर को रब करते हुए कहते हैं, बाप रे, कैसे झेलती आ रहा है नन्या तुझे, कितना ज्ञान देता है तू। और हाँ, शर्म कर ले थोड़ी। अगर गलती से भी सम्राट की शादी हो गई ना उस लड़की से, भाभी लगेगी वो मेरी। इस बात पर अर्जुन जो हंसते हुए पानी का एक्सेप्ट लेते हुए कहते हैं, तू भाभी बनने देगा उससे? मैं गारंटी से कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सुनकर ही न जाने क्यों अंश का दिमाग जो अभी तो काफ़ी हद तक गुस्से में भरा हुआ था, वो अब थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा था। जैसे अर्जुन की ये गारंटी वाली बात सुन करके उन्हें कितना अच्छा लगा हो। और वो दोबारा से इसी बात को रिपीट करवाते हुए कहते हैं, क्या क्या कहा तूने? क्या गारंटी है? अर्जुन से कहते हैं, उस लड़की की शादी सम्राट से नहीं होगी, क्योंकि तो होने नहीं देगा। तो वो तो मैं लिख करके साइन कर देता हूँ। तेरा अनकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को हैंडल ही नहीं कर पाएगा। अंश अपना हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, कहाँ से लेकर आ गया तुझे मेरे ज्ञानी बाबा। थोड़ा देर के लिए ना तो एक काम कर, मैं किसी को बुला देता हूँ, तू जा करके पूरा ऑफिस घूम ले। वहीं अर्जुन जो खड़े होते हुए कहते हैं, ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगा जा करके। तेरी वजह से इतना बकवास कर लिया मैंने, बहुत एनर्जी लॉस हो गई मेरी। अंश हल्का सा हंसते हैं और फिर अर्जुन को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। अर्जुन भी अब बाहर की तरफ आ गए थे। वहीं क्रिश जो अंश के फ़ोन पर काफ़ी मुश्किल से कॉल करता है, दूसरी तरफ से बोलो। इस वक्त उनकी उंगली जो लगातार कीपैड पर दौड़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ से क्रिश जो कहता है, सर मैंने सुना आप ऑफिस पहुंच गए, आप कहे तो मैं आ जाऊँ? वहीं अंश कहते हैं, तुमसे कुछ और काम करने के लिए कहा था क्रिश, हुआ कि नहीं? उस लड़की का कुछ पता चला? इस बात पर क्रिश जो कहता है, सर मैं कोशिश कर रहा। अभी उसकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी कि तभी अंश थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं, तभी अंश गुस्से में, कब तक होगा तुम्हारा ये काम? हफ्ते बीत गए, मुझे किसी भी हालत में आज शाम तक वो लड़की मेरे सामने चाहिए, किसी भी कीमत पर क्रिश, वरना अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। वहीं क्रिश भी काफ़ी मुश्किल में वादा करते हुए कहता है, आई प्रॉमिस सर, शाम तक वो लड़की आपके सामने होगी। आई रियली अश्योर यू। तो मैं ढूंढने में लग जाता हूँ उसको। ओके सर। वहीं आज जो फ़ोन कट कर दिए थे, लग रही थी अंश को, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज़्यादा इस बात पर गौर नहीं फरमाते। वहीं दूसरी तरफ पुणे में इस वक्त अविरल मानव जो लगातार नितिन को मनाते हुए कहते हैं, भाई आज दिवाली है यार, कितने प्यार से बुलाया था अंश ने, चल ले ना। मानव भाई नितिन को समझाते हुए कहता है, हाँ चल ले, आजा। नितिन जो अपना मुंह फुलाकर सरनाम हिलाते हुए कहता है, मेरे मम्मी पापा अगर लंदन नहीं रहते ना, तो मैं कभी भी इस लड़के के घर पे नहीं रहता। और एक तो मुझे रेंट पर कोई घर सस्ते में मिल नहीं रहा,
वरना मैं निकल जाता इस घर से। मुझे नहीं रहना उसके ऊपर बोझ बन करके, और मैं तो उसकी पार्टी में बिल्कुल नहीं जाऊँगा। समझता क्या अपने आप को? फायर कर दिया मुझे सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं अल्कोहल पी लिया था। इस बात पर मानव जो कहता है, भाई गलती तो तेरी ही है ना। अब तो उसके इतने बड़े क्लाइंट के सामने इस तरह की बकवास करेगा। वो क्या बोला था यार अविरल इसने? कमरे के अंदर चेक कर लेना, आवाज़ बाहर नहीं आती, साउंड प्रूफ है। अब इस तरह की बकवास करेगा तो यार शुक्र मना के सिर्फ नौकरी से निकाला, तेरे प्राण तो नहीं निकाला ना कम से कम। इस बात की खुशी मना करके चल ले। लेकिन जो अपना हाथ चढ़ाते हुए कहता है, मेरी भी कोई इज्जत है, समझा? मैं नहीं जाऊँगा तो नहीं जाऊँगा। इस बात पर अविरल जो कहता है, ठीक है लेकिन बता रहा था बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडीज आने वाले हैं। आई मीन एज यू से ब्रो, अच्छी अच्छी दारू मिलेगी उधर। इस बात पे मानो जी कहता है, ओ दारूबाज, नशेड़ियों की तरह ना वहाँ नशे मत करने लगना। अंश के काफ़ी बड़े बड़े गेस्ट आएंगे, सो मेक श्योर कि हमें बहुत प्रोफेशनल तरीके से रहना होगा। वहीं अविरल जो कहता है, हो 12वीं फेल, तू ना पहले नीट पास कर ले, समझा? बड़ा है बकवास करने वाला। इस बात पर मानव अविरल को देखते हुए कहता है, पहले तो अपनी पढ़ाई का देख ले, ठीक है? तेरा तो कुछ बनने वाला है नहीं, मेरे ऊपर मत आ जा। और सुन नर नितिन, तेरे वजह से मैं कलेश नहीं करना चाहता। तुम लोग को चलना है तो चलो गाइस, वरना मैं जा रहा हूँ रेडी होकर के जाने, क्योंकि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं और वहाँ पर सुंदर सुंदर नारियाँ भी आएंगी। आगे तेरी मर्जी नितिन, तेरा लॉस है। अविरल चले। शाम हो गई थी। वही नितिन जो अविरल और मानव को जाता देखकर कहता है, अच्छा रुको, क्रिश भी आएगा क्या वहाँ पर? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, उससे मिलने का मन कर रहा है। इस बात पर अविरल और मानव जो हंसते हुए कहते हैं, अरे तुझे क्रिश की बड़ी याद आ रही है? क्या बात है, कुछ चल रहा है या तुम दोनों के बीच? नितिन जो उन दोनों को मारते हुए जल्दी से भागकर तैयार होने के लिए निकल जाता है। वहीं अब शाम का वक्त हो रहा था। पूरा मल्होत्रा मेंशन जो बखूबी से सजाया गया था। अपने वहीं शाम तक अंश भी वापस लौटकर अपने घर पहुंच गए थे और घर आकर के वो बस अपने कमरे में बैठ करके अपने काम पर फोकस किए जा रहे थे। वहीं अर्जुन जो कमरे में आते हुए अंश से पूछते हैं, यार आने तो वाली है ना अनन्या? वैसे तो बात हुई थी मेरी आंटी से, मॉम ने भी बात की थी, वो आ रही है ना? इस बात पर अंश हंसते हुए कहते हैं, मैंने मना कर दिया, मैंने बोला कि इस बार मत आओ, वैसे भी माहौल अच्छा नहीं है यहाँ का। अर्जुन जो जाकर के ठीक अंश के सामने बैठते हैं और जानबूझ करके उनके लैपटॉप को बंद करते हुए कहते हैं, क्या व्हाट यू मीन बाय मना कर दिया? माहौल अच्छा नहीं है? मैं यहाँ पर हूँ, माहौल कैसे नहीं अच्छा रहेगा? उसे मेरे साथ रहना था ना। अंश इस बात पर अर्जुन के गाल को खींचते हुए कहते हैं, ओह आ रही है, थोड़ा वक्त लगेगा उसे। और मेरी बहन ना कोई मामूली इंसान नहीं, शी इज़ अ स्टार। अर्जुन जो पूछते हैं, क्यों मॉडलिंग करना शुरू कर दी है वो? वहीं से कहते हैं, तुझे लगता है वो मॉडलिंग कर सकती है? अत्यधिक संस्कारी नारी है वो, मैं कहूँगा भी तभी नहीं करेगी। वहीं अर्जुन जो इस बात पर अपना कॉलर ठीक करके अपने बाल को सेट करते हुए कहते हैं, शी इज़ माइन, उसे पता है मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। अंश जो अर्जुन की तरफ देखते हुए कहते हैं, अगर तूने मना किया है ना उसको ये सब करने से तो जान ही लेना 3200 दांत बाहर आ जाएंगे तेरे। मेरी बहन का जो मन करेगा वो करेगी, समझा? खबरदार जो उसको रोक टोक करने की कोशिश की तो। वहीं सारे मेट्स को आज दूसरी साड़ी दी गई थी पहनने के लिए और सारे स्टाफ भी आज काफ़ी अच्छे से तैयार हुए थे। अब सबको तो पता चलना ही चाहिए कि मल्होत्रा फैमिली के नौकर भी कितने शान तान से रहते हैं। वहीं शालिनी जी जो नायरा को अपने पास बुलाते हुए कहती हैं, तुम्हें साड़ी मिली क्या? नायरा अपना सिर ना मिलाते हुए कहती है, जी नहीं, मुझे तो नहीं मिली है। तभी सावित्री जी जो नायरा को अपनी तरफ बुलाते हुए कहती हैं, तुम वहाँ क्या कर रही हो, इधर आओ। नायरा को जैसे ही सावित्री जी ने बुलाया था वो तुरंत ही शालिनी जी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, पता नहीं अब क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आंटी। इस बात पर शालिनी जी भी उसको संभालते हुए कहती हैं, अगर कुछ होगा ना तो मैं अंश से बोलती हूँ, कोई भी फंक्शन वंक्शन तो नहीं होने दूंगी आज, कम से कम इतने बड़े बड़े गेस्ट के सामने। अब नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं अंश को बोलती हूँ। वही नायरा जो मजबूरी में अब हॉल की तरफ आने लगी थी जहाँ सावित्री जी उसका वेट कर रही थी, वो आराम से अपनी रॉयल चेयर पर बैठे हुए उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, ये लो तुम्हारे लिए मोतियों की साड़ी है और इसमें बहुत ही महंगे महंगे स्टोन्स भी लगे हुए हैं, ज़रा संभाल कर पहनना।
पूरे गेस्ट आने वाले हैं, आज सबकी मुलाकात करानी है तुमसे। ये सुनकर के नायरा जो अपना सर धीरे से नाम हिलाते हुए कहती है, मैं मेड वाले कपड़े पहन लूँगी ना, ये कपड़े क्यों पहनना। कि तभी सावित्री जी जो गुस्से में खड़े होते हुए कहती हैं, ज़बान लड़ा रही हो मुझसे? हाँ, तुम्हें पता है कितनी उम्र है मेरी? ज़रा भी लिहाज या शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर? वो तो सम्राट की पसंद हो, इस वजह से। खैर छोड़ो, कोई भी बकवास नहीं करनी है मुझे तुमसे। जितना कहे उतना करो। और लड़कियों, इसको ज़रा तैयार कर देना, आज इसकी शक्ल भी दिखानी है सबको। ये सुनकर के तो नायरा बस अपनी थोक अटक ली थी। अब वहाँ पर 3-4 स्टाफ जो कि नायरा को कमरे में लेकर आती हैं और उसे तैयार करना शुरू कर देती हैं। नायरा जो बस शांति से वही चुपचाप बैठी हुई थी। तैयार करने वाली लड़कियों को तो नायरा से काफ़ी टाइम से जेलसी हो रही थी और वो जानबूझ करके नायरा को हल्का सा हर्ट करते हुए कहती हैं, वैसे काफ़ी किस्मत वाली हो तुम, और ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारी नज़र पहले से ही यहाँ की प्रॉपर्टी पर थी, तभी तो ऐसे बन ठन करके यहाँ पर पहुँची कि आते आते सम्राट सर की नज़र तुम पर पड़ी और उन्हें पसंद भी आ गई तुम। क्योंकि भला यहाँ पर तो बहुत सारी मेड काम करती हैं और कोई तो पसंद नहीं आई क्यों? इस बात पर नायरा जो कुछ नहीं कहती, बस वो शांत थी। इवन जानबूझ करके वो सारी लड़कियां ज़बरदस्ती उसके हाथ में चूड़ियाँ डाल रही थी और वो भी इस तरह से कि जानबूझ करके नायरा को हर्ट हो, लेकिन उसके बावजूद भी नायरा अपने मुंह से आह तक नहीं निकालती है, क्योंकि जिस खुशी को बाकी की लड़कियां देख पा रही थी वो अंदर ही अंदर नायरा को कितना ज़्यादा घुटन दे रही थी, ये सिर्फ उसे ही पता था। अब जैसे तैसे करके नायरा को काफ़ी खूबसूरत तरीके से तैयार कर दिया गया था। वैसे तो वो लड़कियां उसे ज़्यादा अच्छे से तैयार नहीं करने वाली थी, लेकिन उसके ऊपर हल्का सा भी मेकअप उसे खूबसूरत बनाने के लिए काफ़ी था। दोबारा से नायरा अपने चेहरे पर घूंघट कर ली थी, मगर इस वक्त उसके ठीक सामने से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अभी तक तो हमेशा वो ऐसे दुपट्टे लिया करती थी जिसमें उसे सामने की तरफ का चीज़ हल्का फुल्का नज़र आए, लेकिन ये जो कि पूरी तरह से कढ़ाइयों से जड़ी हुई साड़ी थी और सामने की तरफ क्या था ये सिर्फ उसे अंदाज़ा लगाना था, क्योंकि उसके सामने उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वक्त धीरे धीरे और बीतने लगता है कि तभी अर्जुन के फ़ोन पर किसी का टेक्स्ट आता है, जिससे उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी और वो अंश के कान के पास आते हुए कहते हैं, मेरी स्वीट हार्ट आ गई, मैं चला उससे मिलने, तो काम कर। जैसे अंश ये सुने थे वो तुरंत ही खड़े होते हुए कहते हैं, ओए वो मेरी बहन पहले, तेरी जो भी है वो बाद में। वह इस बात पर अर्जुन को हंसते हुए कहते हैं, तो हाँ जा, साथ में मिलते हैं, देखते हैं सबसे पहले वो किससे मिलती है, अपने प्यारे भाई से या फिर अपनी जान से। वही अंश इस बात पर कहते हैं, उसका भाई भी मैं हूँ, उसकी जान भी मैं हूँ, तू तो बस उसके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल है। अंश हमेशा से अर्जुन से इस बात पर काफ़ी जेलस रहते थे, क्योंकि उन्हें अपनी बहन को किसी के भी साथ शेयर नहीं करना था। हाँ, उन्हें पता था कि आने वाले वक्त में ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए तो वो इस सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। लेकिन ये सब कुछ वो सिर्फ मजाक में ही किया करते थे। उन्हें भी अनु की पसंद की बहुत रिस्पेक्ट थी। जैसे ही वो नीचे की तरफ पहुंचते हैं, उनकी नज़र जाती है सावित्री जी के सामने खड़ी लड़की पर, जिसका सिर्फ इस वक्त बैग ही नज़र आ रहा था, लंबे घने बाल, उसके साथ ही स्काई ब्लू कलर का खूबसूरत सा अनारकली सूट जो कि उसके एंकल लेंथ तक आ रहा था और उसके पाँव को पूरी तरह से ढका हुआ था। दुपट्टा जो हल्का पीछे की तरफ हल्का सा नीचे झुका हुआ और नीचे फर्श पर गिरा हुआ था, जिसे देख करके तुरंत ही अर्जुन जो आकर के पीछे से उसका दुपट्टा उठाते हुए उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, अगर सबसे मुलाकात हो गई हो तो इस बंदे पर भी थोड़ी नज़र डाल ले, कम से कम हमें भी तो थोड़ा सुकून मिल जाए। सावित्री जी जो हंसते हुए कहती हैं, हाँ हाँ भाई, मिल लो वरना किसी की जान पर बनाएगी। जैसे ही ये सुन करके वो लड़की पीछे की तरफ घूमी थी, उसके चेहरे मात्र को देखने से अर्जुन जो धीरे से अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, उफ, कितना तरसा हूं मैं तुम्हें देखने के लिए। तभी अचानक अर्जुन को कोई और मुस्तैद से धक्का देते हुए उस लड़की के ठीक सामने आकर खड़े होते हुए कहता है, मुझसे कौन मिलेगा। जैसे ही आवाज़ उस लड़की को सुनाई दी थी, उसकी नज़र तुरंत ही अर्जुन से हट करके सामने के शख्स की तरफ पड़ती है और वो तुरंत ही जाकर के आगे बढ़ करके ज़ोर से अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अंश को गले लगाते हुए कहती है, मैं सबसे पहले तो आपसे मिलने वाली थी, आप ही को तो ढूंढ रही थी मैं। उसकी सॉफ्ट आवाज़ सुन करके अंश जो अर्जुन को देख कर कैविंग करते हुए कहते हैं, क्या हुआ,
भाई बहन के बीच में आने की जो कोशिश करते हैं उसके साथ यही होता है, धक्का ही मिलता है उसे। साइड में रह तू, एक्सटर्नल मटेरियल। भाई अर्जुन जो जाकर के अंश के ठीक बगल में खड़े होते हैं और फिर अनु की तरफ देखते हुए कहते हैं, मिल लो, सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए मिल पाओगे तुम, क्योंकि उसके बाद तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। और ये टेम्पररी का प्यार ना दिखा लो अपने भाई साहब को, क्योंकि टेम्पररी और परमानेंट में ना बहुत डिफरेंस होता है मिस्टर। अंश इस बात पर अर्जुन की तरफ देखते हुए कहते हैं, ओह मेरा मुन्ना जेलस हो रहा है, आज ये मेरे साथ दिवाली मनाने है। खबरदार जो मेरी बहन के ऊपर अपनी गंदी नज़र डाले तो। चलो। जो जानबूझ करके अनन्या को अपने साथ लेकर आने लगे थे, और वहीं अनु जो एक बार पीछे की तरफ मुड़कर अर्जुन को देखती है और पोकी सा मुंह बनाते हुए धीरे से अपनी आंखों से ही अपोलोजाइज कर लेती है। अर्जुन भी स्माइल करते हुए बस अपनी पलक झपका लिए थे, और वो भी अंश को थोड़ा तेज चिल्ला कर कहते हैं, मैं तैयार होकर आता हूँ, तब तक भाई बहन बात करिए आप लोग। बाहर की तरफ अब एक एक करके गेस्ट आने लगे थे। वहीं अनन्या जो धीरे से कहती है, बाहर नहीं रहते हैं ना भैया, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है ना मुझे क्राउड नहीं पसंद है। अंश उसके सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी हाइट कितनी है, किसी को नज़र नहीं होगी, तुम टेंशन मत लो। मैं इस बात पर अनु जो मुंह बनाते हुए कहती है, तो इसी वजह से आप मुझे अपने साथ लेकर जाएं ताकि आप मुझे टीज करके मज़े ले सकें, है ना। मैं जा रही हूँ, आपकी मम्मा से शिकायत करूँगी। इस बात पर अंश उसका हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहते हैं, डांट सुनवाना चाहती हूँ, वो भी दिवाली के दिन, तुम्हें पता है ना मैं हमसे कितना डरता हूँ मैं। थोड़ी देर में अब रह करके काफ़ी रॉयल गेस्ट वहाँ पर मौजूद होना शुरू हो गए थे। वहीं अर्जुन भी अब ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होकर के बाहर की तरफ पहुँच गए थे, जिसे देखकर शालिनी जी अर्जुन की नज़र उतारते हुए कहते हैं, अरे वाह, ब्लैक कुर्ता, बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा, लेकिन पूजा के दिन ब्लैक। तभी गायत्री जी जो आते हुए कहते हैं, इन लड़कों का तो मतलब क्या ही बताएं, आजकल देखो तो क्या फैशन चल गया है, पूजा के दिन भी ब्लैक पहनना है। तभी वो गायत्री जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, मॉम आपको पता है आपके वो लाडले अंश, उन्होंने तो शर्ट पैंट पहन रखी है, शुक्र मनाइए कि मैं ट्रेडिशनल में आ गया हूँ, इतना काफ़ी नहीं है। वैशाली जी जो कहती हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, फॉरेन में रहने के बाद भी लड़के ने अपना संस्कार नहीं भूला, और मेरे बेटे को देखो। वही अंशो अभी सामने बैठे बिजनेसमैन के साथ काफ़ी अकड़ की बात कर रहे थे, जिसे देखते हुए शालिनी जी जो कहती हैं, एक तो इसके बात करने का लहजा इतना खतरनाक है, मुझे तो डर ही लगता है किसी दिन ससुर जी से इससे लड़ाई ना हो जाए। इस बात पर अर्जुन जो हंसते हुए कहते हैं, किसी दिन, मुझे तो लगता है हर दिन होती ही होगी, नहीं ज़्यादा तो कम से कम आंखों से ही सही। खैर मैं आता हूँ। वही शालिनी जी जो कहती हैं, हाँ हाँ अनन्या अंदर ही साइड में होगी शायद। वह इस बात पर अर्जुन जो कहते हैं, नहीं मेरी निगाहें ढूंढ ली उसे, आप परेशान मत होइए। वही अनु जो यहाँ के लोगों को काफ़ी अच्छे से जानती थी, और सोसाइटी के आए हुए सारी लड़कियों के साथ ही वो इस वक्त खड़ी थी, सबके साथ बातें करना, बचपन के सारे मेमोरीज़ को शेयर करना। तभी अचानक ये सारी लड़कियां जो हंसते हुए इधर उधर जाने लगी थी, जिसे देख कर अनु जो थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, क्या हो गया, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग। कि तभी उसे पीछे से कुछ महसूस हुआ था, जैसे उसकी कमर के पास आकर किसी ने अपना हाथ रख दिया हो। वो जैसे ही नीचे की तरफ देखती है तो ये हाथ देखकर वह समझ जाती है, और तुरंत ही अर्जुन को पीछे से साइड करते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप, सब लोग यहीं पर हैं और भाई ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। इस बात पर अर्जुन जो अपना सर झुका करके उसके चेहरे की तरफ आते हुए कहते हैं, तुम्हारे भाई साहब को तो हर चीज़ से दिक्कत ही है, उसे छोड़ो, बोरिंग इंसान है, हम एंजॉय करते हैं। पटाखे चलाना आते तुम्हें, या फिर अब तक नहीं सीखी। तब इसके पीछे से कोई उसे टैप करते हुए कहता है, वो मेरी बहन है, गन चलाती है, चलवा दो तेरे ऊपर। इस बात पर अर्जुन जो कहते हैं, यार थोड़ी प्राइवेसी दे दो यार, तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरी भी ज़िंदगी लुल्लु पड़ी है। और वैसे भी जिसका कत्ल पहली बार इस लड़की ने आंखों से कर दिया है, उसे गोली मरवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो पहले से मर चुका हूँ इस पर। तभी अंशु उसके गर्दन को ज़ोर से कसते हुए कहते हैं, मेरी शर्म कर ले, मेरे सामने मेरी बहन को इस तरह फ्लर्ट कर रहा है, शुक्र मना तेरी बहन नहीं है, वरना मैं। तभी अनन्या जो कहती है, मॉम से मिले आप लोग। वहीं अर्जुन जो कहते हैं, ओह या सासू माँ से मिलकर आता हूँ, तब तक तुम यहीं पर रहो हाँ। लेकिन तभी
अनन्या की मॉम जो खुद ही उस तरफ आ रही थी और वो अर्जुन से मिलते हुए कहती हैं, कहाँ जा रहे हो? मुझे देखकर भागने की कोशिश कर रहे हो? वक्त तो होता नहीं है मेरे से बात करने में। हाँ, अंश भी पास में ही खड़े थे, जिस पर वो तुरंत ही अपनी मम्मी से एग्री करते हुए कहते हैं, एग्जैक्टली, मेरे लिए भी इसके पास ज़रा भी वक्त नहीं होता। तभी अचानक से अर्जुन की नज़र के सामने कुछ ऐसा गुजरा था जिसे देख करके उसकी आंखें जो एकदम से बड़ी हो गई थी और वो तुरंत ही अंश को इशारा करते हुए कहते हैं, ज़रा अंदर जाकर चेक करना, कुछ गड़बड़ है क्या? अंश जो अर्जुन से कहते हैं, तुम इन लोग को संभालो, मैं आता हूँ। वो जैसे भी अंदर की तरफ पहुंचे थे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी उन्हें नजर आते हैं सम्राट, जो कि एक अपने चेहरे पर तिरछी स्माइल लेकर के बाहर की तरफ निकल रहे थे। उन्होंने अपने हाथ में सिगरेट भी ली हुई थी, जिसे देख करके अंश जो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता था सम्राट इस तरह के अनाप शनाप हरकतें करते रहते हैं। लेकिन तभी उन्हें कुछ और नजर आया था, जिसे देख करके उनकी आंखें एकदम से खुली की खुली रह गई थी और वो तुरंत ही काफ़ी तेज़ रफ्तार में उसी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। नायरा के साड़ी के पल्लू में जानबूझकर के सम्राट ने एक आग की लपट छुआ दी थी और दिए के पास काफ़ी वक्त से उसकी साड़ी होने की वजह से आग की लपटें जो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और इस बारे में नायरा को तो कोई खबर ही नहीं थी। नायरा से वो आग की लपटों में आ पाती उससे पहले ही अंश जो बिना देरी किए उसे अपनी गोद में उठाते हैं, जिससे उनके भी शोर पर आग की लपटों ने घेरना शुरू कर दिया था। लेकिन वो बिना देरी किए दौड़ करके बाहर स्विमिंग पूल में आकर के तुरंत ही बिना समझे छलांग लगा दिए थे। आसपास के लोग एकदम से उससे हैरान हो गए थे और जैसे ही जयचंद्र को ये पता चलता है वो भी आकर के स्विमिंग पूल के सामने खड़े हो जाते हैं। अब सब लोगों ने उस स्विमिंग पूल को घेर लिया था। वही नायरा जो अपनाना शुरू कर दी थी और वो तुरंत ही ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसने कभी भी तैराकी नहीं की थी, लेकिन कभी भी वजह से उसे सांस लेने में अब दिक्कत शुरू हो गई थी। तभी अचानक ये अंश जो उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे तुरंत ही ऊपर की तरफ उठाते हैं ताकि वो लड़की अच्छे से सांस ले सके। उसकी साड़ी का पल्लू जो कि उसके सिर से नीचे की तरफ हो चुका था और अंश जो जले हुए भाग के उसकी साड़ी को तुरंत ही उसके बदन से अलग करते हुए उसे साइड में कर देते हैं। लेकिन अभी सामने की तरफ कोई भी कुछ देख पाता उससे पहले ही अंश ने उसको अपनी तरफ घुमा दिया था। मल्होत्रा मीडियाज को तो इन सारी चीज़ों को कैप्चर करने में मज़ा ही आता था और बस फिर क्या था, आसपास हर जगह पर फ्लैश लाइट्स आना शुरू हो जाती हैं, जिससे नायरा भी अपना चेहरा तुरंत ही अंश के सामने ले आकर छुपाने की कोशिश करने लगती है। अभी तक तो सब कुछ ठीक था। सारे लोग को आसपास के बॉडीगार्ड्स रोकते हैं और सारे मीडियाज को पीछे की तरफ करने लगते हैं, लेकिन मीडियाज कहाँ रुकने वाली थी। सबके सब माइक लेकर के एक पर एक सवाल करना शुरू कर दिए थे। आस के आए हुए रिलेटिव से भी ये सवाल होना शुरू हो जाता है, क्या अंश और वो लड़की एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है? क्या मल्होत्रा परिवार को छुपा रहा है? फिर शादी कर ली है? आप क्या कहना चाहेंगी शालिनी जी? आप तो उनकी माँ है ना? क्या आपको इस रिश्ते के बारे में पता था? इन सब से अनजान नायरा जो कि बस गहरी गहरी सांस भर रही थी, उसे नहीं पता था कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जिससे अंश को उसे ज़बरदस्ती स्विमिंग पूल में ले आकर कूदना पड़ा। अभी तक आग की एक लपट भी उसके बदन तक नहीं पहुंची थी, उससे पहले ही अंश जो उसको बचा करके पानी में कूद गए थे। उन सब के ऊपर से नज़र हटती अंश की और फिर जाकर के वो नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत। लेकिन अब जाकर के उनकी निगाहें जो पूरी तरह से खुल करके नायरा को देख पाए थे और उसका चेहरा देख करके सब कुछ एकदम से रुक सा गया था अंश के लिए। उनकी पूरी दुनिया जो एकदम से शांत पड़ गई थी, सब कुछ स्लोमो जैसा चल रहा था, बिल्कुल शांत। ऐसा एहसास जो पहली बार अंश को महसूस हुआ था, या यूं कह लें कि दूसरी बार, जैसे अंश का दिमाग पूरी तरह से हैंग कर गया हो। बहुत सारे सवाल एक साथ ही अंश के दिमाग में गूंजने लगे थे। ये कौन सी लड़की है? ये तो वही है जिसका हाथ पकड़कर मैं एकदम से रुक गया था, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा था कि ये उन पूरी लड़कियों में से नहीं हो सकती। और फिर लगभग 3 से 4 मिनट होते हैं, क्रिश भी उसी भीड़ में छुपा हुआ था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था अभी तक कि वो किस तरह से नायरा की सच्चाई अंश तक पहुंचाए। और जैसे ही उसने ये सब कुछ होता देखा था, उसके पसीने जो एकदम से उसके माथे पर दिखना शुरू हो गए थे और वो बस अपने हैंकरचीफ को अपने पसीने से भिगोते जा रहा था। नायरा जो अपनी नज़रों को तुरंत ही नीचे करके बस अपनी थूक अटकने लगती है और तुरंत ही अंश से अपने आप को अलग करने की कोशिश करने लगती है, जैसे वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तभी अंश जो उसको पीछे से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके कान के पास आते हुए कहते हैं,
बहुत भाग लिया, अब और नहीं। अंश मल्होत्रा के साथ इतना घटिया हरकत करने का अंजाम जानती हो तुम? मैं बताता हूँ, चलो मेरे साथ। और वो नायरा को अपनी बाहों में लिए स्विमिंग पूल के बाहर निकलते हैं और बिना किसी का कोई जवाब दिए, बिना किसी की तरफ कुछ देखे, बस वो क्रिश को काफ़ी ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए कहते हैं, क्रिश मेरे साथ आओ। और फिर वो अपने सारे बॉडीगार्ड से कहते हैं, कोई भी अंदर ना आए। पूरा मेंशन खाली कर दिया गया था और पूरी तरह से गेट पर पहरेदारी लग चुकी थी। यहाँ पर जितने भी बॉडीगार्ड्स थे उसे पे तो अंश ही किया करते थे, जिसकी वजह से उनकी बात हमेशा से प्रायोरिटी थी। सारे बॉडीगार्ड्स किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं देते। वहीं अनुज एकदम से घबरा करके इस वक्त सामने की तरफ ही देख रही थी कि तभी बगल में खड़े अर्जुन जो उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, डोंट वरी, सब ठीक है। वहीं अनुज पूछती है, वो कौन सी लड़की थी, क्या वो वही नायरा? इस बात पर अर्जुन जो कहते हैं, नहीं तुम उसे नहीं जानती, मैं तुम्हें आराम से एक्सप्लेन करूँगा। पता नहीं अभी क्या करने गया अंश, अचानक से इतना घबरा क्यों गया ये? नितिन, अविरल और मानव जो अब जाकर के वहाँ पहुँचे थे और सारे लोग के बाहर लटका देख करके वो तुरंत ही आसपास के लोगों से पूछना शुरू करते हैं। वहीं नितिन जो आकर के अर्जुन को देख करके गले लगते हुए कहता है, हेलो भाई किधर, और ये क्या हो रहा है, सब लोग ऐसे क्यों सारे शांत पड़े हुए हैं, पार्टी मन रही है या फिर किसी का माता मन रहा है? अर्जुन जो अपना कंधा उचकाते हुए कहते हैं, अंश का ड्रामा अंश ही जाने। वही अंदर इस वक्त नायरा जो कि लगातार अपने पैर को इधर उधर मार करके अंश से खुद को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंश जो उसे ले जाकर के अपने रूम में शांत करते हुए कहते हैं, एकदम चुप रहो। और वहीं वो क्रिश से कहते हैं, कमरे के बाहर खड़े रहो तुम। वो ले आकर के उसे ऑलमोस्ट नीचे की तरफ गिराते हुए कहते हैं, हेलो मिस नायरा। नायरा जो जाकर के ज़मीन पर एकदम से गिर गई थी और वो अपने कमर पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, आउच। तभी अंश उसके मुंह पर एक उंगली रखते हुए कहते हैं, आवाज़ अंदर रखो, मुझे तुम्हारी आवाज़ से अब चिढ़ हो रही है। आइए जानते हैं अब क्या करेंगे अंश फाइनली नायरा के साथ, और अब मिल चुकी है वो लड़की जिसकी तलाश अब तक अंश को थी। आइए जानते हैं क्या नायरा बचने वाली है या फिर नहीं। आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए शादी एक पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।